हेलो एवरीवन, जय हिंद, वंदे मातरम। फ्रेंड्स, करंट अफेयर के वीडियो में ये हमारी 5वीं सीरीज है और इसमें हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है उनको देखेंगे। ठीक है, चलिए आज हम शुरू करते हैं। आज जो हम शुरू करने वाले हैं इस वीडियो को, वो हम शुरू करने वाले हैं स्वस्थ राज्य प्रगतिशील भारत रिपोर्ट से। इस रिपोर्ट का नाम है स्वस्थ राज्य प्रगतिशील भारत रिपोर्ट। ठीक है, इस रिपोर्ट के अनुसार कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है और कौन सा राज्य अंतिम स्थान पर है, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो स्वस्थ राज्य प्रगतिशील रिपोर्ट के अनुसार जो प्रथम स्थान जिस राज्य ने प्राप्त किया है उसका नाम है केरल, और जिस राज्य ने अंतिम स्थान प्राप्त किया है उसका नाम है उत्तर प्रदेश। ये हमको ध्यान रखना है। और उत्तर प्रदेश के एग्जाम के लिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। या तो पहला उत्तर प्रदेश टॉप 3 में एक होता तब इंपॉर्टेंट, और ये लास्ट में आया है इसलिए भी ये इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में ये भी हमसे पूछा जा सकता है, तो इस चीज़ को हमें ध्यान रखना है। ठीक, तो स्वस्थ राज्य प्रगतिशील रिपोर्ट में केरल का प्रथम स्थान जबकि उत्तर प्रदेश का अंतिम स्थान है। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, सुशासन सूचकांक। अगला है सुशासन सूचकांक। इसे अंग्रेजी में कहते हैं गुड गवर्नेंस इंडेक्स। गुड गवर्नेंस इंडेक्स। और इस इंडेक्स में कौन सा राज्य प्रथम है, और खास बात इसमें यह है कि इसमें राज्यों की अलग अलग श्रेणियां बनाई गई हैं। जैसे एक ग्रुप ए के राज्य हैं, ग्रुप बी में कुछ राज्य रखे गए हैं, इसके अलावा पहाड़ी राज्य अलग से रखे गए हैं, और यूटी को अलग से यहाँ पर रैंकिंग दी गई है। तो हमारे लिए एग्जाम में ये चारों चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। मान लीजिए हमसे पूछे कि बताइए सुशासन सूचकांक में ग्रुप ए में कौन सा राज्य प्रथम आया है, तो आपको ध्यान रखना है ग्रुप ए में गुजरात प्रथम है। ये मैं प्रथम का नाम लिख रहा हूँ। ठीक, गुजरात क्या है, फर्स्ट आया है ग्रुप ए के राज्यों में। फिर ग्रुप बी के राज्यों में प्रथम आया है मध्य प्रदेश। सुशासन सूचकांक कि किस देश में सुशासन ज़्यादा है, कहने का मतलब कौन सा देश शासन, कौन सा राज्य शासन अच्छे से चला रहा है, ये चीज़ ध्यान रखनी। मध्य प्रदेश फर्स्ट आया है ग्रुप बी के राज्यों में। ठीक है, इसके अलावा पहाड़ी राज्यों की बात की जाए तो पहाड़ी राज्यों में हिमाचल प्रदेश, पहाड़ी राज्यों में हिमाचल प्रदेश प्रथम आया है। पहाड़ी राज्यों में हिमाचल प्रदेश प्रथम आया है, और यूनियन टेरिटरी केंद्र शासित प्रदेशों में दिल्ली प्रथम आया है। तो ये चारों बातें हमें याद रखनी पड़ेगी, आप इस चीज़ को ध्यान रखना। सुशासन सूचकांक गुड गवर्नेंस इंडेक्स में ग्रुप ए के राज्यों में गुजरात प्रथम, ग्रुप बी के राज्यों में मध्य प्रदेश प्रथम, पहाड़ी राज्यों में हिमाचल प्रदेश प्रथम, और यूनियन टेरिटरी यानी केंद्र शासित प्रदेशों में दिल्ली प्रथम आया है। ये सारे पॉइंट हमको याद रखने हैं। ठीक है, चलिए आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है स्माइल योजना। एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट इस पे लगा लीजिए। आपसे एग्ज़ाम में पूछा जाएगा स्माइल योजना निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, किन लोगों के लिए योजना लाई गई है। तो ध्यान रखिए, यह योजना दो लोगों के लिए लाई गई है, दो प्रकार के लोगों के लिए। एक ट्रांसजेंडर्स के लिए और दूसरा बेगर्स के लिए यानी भिखारियों के लिए। ठीक, दो लोगों के लिए है। अब इसमें है क्या, इस योजना के अंतर्गत ट्रांसजेंडर्स और जो बेगर्स हैं, जो भिखारी हैं, उन लोगों को सपोर्ट दिया जाएगा सरकार के द्वारा, यानी उनकी लाइफ को अच्छा करने के लिए। यानी जो मार्जिनलाइज्ड लोग हैं, जो बहुत पीछे रह गए हैं समाज में, ठीक, जिनकी स्थिति बहुत ज़्यादा ठीक नहीं है, ऐसे लोगों की हेल्प करने के लिए इस योजना को लाया गया है, और इसका नाम है स्माइल योजना। ठीक, अब इस स्माइल योजना की अगर हो सकता है आपसे फुल फॉर्म पूछे, वैसे फुल फॉर्म नहीं पूछेगा क्योंकि इसकी फुल फॉर्म कुछ बड़ी है इसलिए पूछता नहीं है, लेकिन तब भी आप ध्यान रखें स्माइल योजना की फुल फॉर्म है सपोर्ट मार्जिनलाइज्ड। मार्जिनलाइज्ड का मतलब होता है जो हाशिए पर लोग हैं, जो बहुत पिछड़े हुए लोग हैं। ठीक, इंडिविजुअल्स लिवलीहुड एंटरप्राइज। ठीक, ये इसकी फुल फॉर्म है और एग्जाम में पूछी भी आपसे नहीं जाएगी। तो सपोर्ट टू मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुअल लिवलीहुड एंटरप्राइज, ये इसकी फुल फॉर्म है। अब बस आपको ध्यान रखना है स्माइल योजना किसके लिए लाई गई है, ट्रांसजेंडर्स के लिए और बेगर्स के लिए। ठीक है, जैसे ट्रांसजेंडर्स के बारे में आपको बता दूं, इसको एक तीसरे लिंग के रूप में स्वीकार कर लिया गया है। जैसे लिंग क्या होते हैं, जेंडर्स क्या होते हैं, मेल फीमेल, और ट्रांसजेंडर्स को भी एक लिंग के रूप में स्वीकार किया गया है। ठीक, और अगला आ जाएगा ट्रांसजेंडर। तो पहले फॉर्म वगैरह हम भरते थे तो उसमें मेल का ऑप्शन होता था, फीमेल का ऑप्शन होता था, तीसरा कोई ऑप्शन नहीं होता था।
अब जो तीसरा ऑप्शन है वो कौन सा आया, ट्रांसजेंडर्स, ठीक है, ये आया है। जो मेल और फीमेल नहीं है वो क्या है, ट्रांसजेंडर्स हैं, उनका ये अब आ गया है ऑप्शन। अब जब फॉर्म भरते हैं तो आपने कई एग्जामों में देखा होगा ये ऑप्शन अब आता है ट्रांसजेंडर का। और इसके अलावा भिखारियों के लिए योजना आई है, तो ध्यान रखना है स्माइल योजना किसके लिए आई है, ट्रांसजेंडर्स के लिए और भिखारियों के लिए, ठीक है। और उसकी फुल फॉर्म ये रही, आपसे नहीं पूछेगा फुल फॉर्म, आप ज़्यादा टेंशन ना लें, ठीक है। चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। चलिए मैं यहीं लिख देता हूँ, ये हमारा तीसरा क्वेश्चन था। चौथा देखते हैं। चौथा है स्टैचू ऑफ इक्वालिटी। आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में कि स्टैचू ऑफ इक्वालिटी कहाँ है, तो ध्यान रखिएगा स्टैचू ऑफ इक्वालिटी है हैदराबाद। और हैदराबाद कौन से राज्य में है, तो तेलंगाना। तेलंगाना की राजधानी है हैदराबाद, ठीक है, तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद। ध्यान क्या आपको रखना है कि स्टैचू ऑफ इक्वलिटी किसकी मूर्ति है, यानी समानता की मूर्ति किसकी मूर्ति है ये, तो आपको ध्यान रखना है ये श्री रामानुजाचार्य की मूर्ति है, श्री रामानुजाचार्य। ये 10वीं शताब्दी के एक वैष्णव संत थे, 10वीं शताब्दी के वैष्णव संत, और इन्होंने विशिष्टाद्वैतवाद दिया था। तो आपसे अगर पूछा जाए एग्जाम में विशिष्टाद्वैतवाद के प्रतिपादक कौन है, तो श्री रामानुजाचार्य। याद रखिएगा श्री रामानुजाचार्य एक वैष्णव संत थे और विशिष्टाद्वैतवाद के प्रतिपादक थे। ठीक उसी तरह जैसे अद्वैतवाद की जब बात आती है, अद्वैतवाद में आपको ये हिस्ट्री में चीज़ें पढ़ाऊंगा, अद्वैतवाद के लिए शंकराचार्य को जाना जाता है, किसको, शंकराचार्य को। उसी तरह विशिष्टाद्वैतवाद के लिए किसको जाना जाता है, श्री रामानुजाचार्य को। और ध्यान रहे ये मूर्ति विश्व की दूसरी सबसे ऊंची मूर्ति है, लेकिन ध्यान रखना है विश्व की दूसरी सबसे ऊंची मूर्ति है बैठी हुई अवस्था में, बैठी हुई मुद्रा में, बैठी हुई मुद्रा में। अगर बैठी हुई मुद्रा में पूछा जाए विश्व की दूसरी सबसे ऊंची मूर्ति कौन सी है, तो कौन सी है, स्टैचू ऑफ इक्वालिटी, जो कि श्री रामानुजाचार्य की मूर्ति है। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। और अगर आपसे अब सवाल पूछे विश्व की बैठी हुई मुद्रा में पहली सबसे ऊंची मूर्ति कौन सी है, तो ध्यान रखिएगा ग्रेट बुद्धा। कौन सी मूर्ति है, ग्रेट बुद्धा। तो मैं यहाँ पर इसको लिख देता हूँ, विश्व की सबसे ऊंची बैठी हुई मुद्रा में मूर्ति, तो फर्स्ट कौन सी है ये ध्यान रखिएगा। यहीं से लिख रहा हूं विश्व की पहली सबसे ऊंची मूर्ति लिखेंगे हम, तो ये है ग्रेट बुद्धा, ग्रेट बुद्धा, ठीक, महान बुद्ध, ग्रेट बुद्ध। और ये मूर्ति म्यांमार में है, कहाँ है, म्यांमार में, ये आप ध्यान रखिएगा। इसकी ऊंचाई की अगर बात करें तो ये लगभग 216 फीट ऊंची है, ठीक। और इसकी ऊंचाई की बात करें तो ये लगभग 302 फीट ऊंची है ये, लेकिन ये दोनों मूर्तियां बैठी हुई मुद्रा में है, याद रखिएगा। और विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति खड़ी हुई मुद्रा में अगर आपसे पूछे तो वो भी भारत में ही है, सरदार पटेल की मूर्ति, उसको कहते हैं स्टैचू ऑफ यूनिटी, स्टैचू ऑफ यूनिटी। और ये कहाँ है, केवड़िया, केवड़िया। और केवड़िया कहाँ है, गुजरात, केवड़िया गुजरात में है। और इसकी ऊंचाई 182 मीटर है, ठीक, 182 मीटर। इसके अलावा आपको ध्यान ये रखना है, देखिए ये 142 मीटर है ना, ये फीट में है, तो मीटर से आपको फीट बनाना है तो लगभग 3.25 से इसको 3.25 से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। मैं अगर इसको 3 से भी मल्टीप्लाई कर दूं तो लगभग मैं आपको बता दूं लगभग 546 फीट ऊंची मूर्ति हो गई। ये तो बहुत ज़्यादा ऊंची है ना, 546 मतलब ये 550 फीट से भी ज़्यादा ऊंची मूर्ति है, इसलिए इसकी हाइट हमने मीटर में लिखी है, ठीक है, मीटर में। चलिए, तो स्टैचू ऑफ यूनिटी केवड़िया गुजरात। एक सवाल यहाँ पर और आपसे पूछा जा सकता है कि ये कौन से द्वीप पर बनी हुई है केवड़िया में, तो ध्यान रखिएगा ये केवड़िया में साधु बेट पर बनी हुई है। कहाँ बनी हुई है, साधु बेट द्वीप है, ये साधु बेट द्वीप पर बनी हुई है। द्वीप का नाम याद रखिएगा, साधु बेट, ठीक, साधु बेट केवड़िया में, केवड़िया। चलिए, इसके अलावा कुछ और हम देख लेते हैं मूर्ति। जैसे एक है स्टैचू ऑफ पीस, ये हाल के एग्जामों में पूछी जा चुकी है
कई बार। स्टैचू ऑफ पीस ये पाली में है, राजस्थान, पाली राजस्थान में है स्टैचू ऑफ पीस। और एक जैन आचार्य की मूर्ति है, जैन आचार्य की मूर्ति है जिसकी ऊंचाई 151 इंच है। ध्यान रखिएगा, इसकी ऊंचाई 151 इंच है स्टैचू ऑफ पीस की, जैन आचार्य की मूर्ति है। 151 इंच की ऊंचाई इसलिए इसको दी गई है क्योंकि इस मूर्ति को उनके 151वें पुण्यतिथि पर बनाया गया है। ठीक है, तो 151वीं पुण्यतिथि पे बनाया गया, इस कारण से इसका नाम क्या, इसकी ऊंचाई कितनी दी है, 151 इंच, लगभग 12.5 फीट के आसपास, अगर आप इसको फीट में बदलें तो। ठीक है, छोटी है, ज़्यादा ऊंची नहीं है, लेकिन स्टैचू ऑफ पीस है तो ध्यान रखिएगा। जैन धर्म शांति का धर्म है, ठीक है, अहिंसा का धर्म है, तो इसीलिए उसको स्टैचू ऑफ पीस नाम दिया गया है, इसको भी ध्यान रखें। एक और आप लिखिए, राजस्थान में ही है, इंपॉर्टेंट है, अभी तो पूछी नहीं गई लेकिन आने वाले एग्जामों में पूछी जा सकती है क्योंकि मूर्ति बन के तैयार हो रही है। उसका नाम है स्टैचू ऑफ, आप इनको क्रम से ही लिख लीजिएगा, स्टैचू ऑफ बिलीफ, स्टैचू ऑफ बिलीफ। और ये स्टैचू ऑफ बिलीफ है नाथ द्वारा में, और ये नाथ द्वारा कहाँ है, राजस्थान, राजस्थान के नाथ द्वारा में है। और ये भगवान शिव की मूर्ति है, ठीक, भगवान शिव की मूर्ति है, ये आप ध्यान रखिएगा, स्टैचू ऑफ बिलीफ। तो स्टैचू ऑफ इक्वलिटी हमारा हो गया, ग्रेट बुद्धा हो गई, स्टैचू ऑफ यूनिटी, स्टैचू ऑफ पीस, स्टैचू ऑफ बिलीफ। तो जितनी इंपॉर्टेंट मूर्तियां हैं वो लगभग हमने देख ली हैं। ठीक, चलिए अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, देखिए दो महोत्सव हैं, ये बड़े इंपॉर्टेंट हैं, तो मैं आपको ये दोनों साथ में ही लिखा देता हूँ। एक है पुष्कर महोत्सव और इसके अलावा एक है अहरबाल महोत्सव। देखिए अहरबाल महोत्सव और एक है पुष्कर महोत्सव। ठीक, आपसे एग्जाम में ये पूछा जाएगा ये दोनों महोत्सव कहाँ मनाए जाते हैं, तो आपको दोनों के दोनों याद रखने हैं, साथ में दोनों जम्मू कश्मीर में मनाए जाते हैं। कहाँ, जम्मू कश्मीर। अब यहाँ पर कंफ्यूज होने वाला एक पॉइंट है पुष्कर, आपको लगेगा पुष्कर महोत्सव पुष्कर में मनाया जाता होगा जो कि अजमेर के पास है राजस्थान में, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ध्यान रखिएगा। पुष्कर महोत्सव भी जम्मू कश्मीर में मनाया जाता है और अहरबाल महोत्सव भी जम्मू कश्मीर में मनाया जाता है, इसको आप साथ में लिख लेना, ये शायद तीसरा या चौथा क्वेश्चन होगा, जो भी हो आप यहाँ नंबर डाल लीजिएगा। ठीक है, अहरबाल महोत्सव, पुष्कर महोत्सव दोनों कहाँ मनाए जाते हैं, जम्मू कश्मीर में मनाए जाते हैं, और जम्मू कश्मीर इस समय काफ़ी न्यूज़ में है, तो जरूर ध्यान रखें, जम्मू कश्मीर से महोत्सव पूछे जा सकते हैं। ठीक, इसका अगला लिखिए, हनुका फेस्टिवल, हनुका फेस्टिवल। ठीक, हनुका फेस्टिवल, हनुका ये यहूदियों का त्यौहार है। ये किसके द्वारा मनाया जाता है, यहूदियों के द्वारा, यानी यहूदी धर्म का त्यौहार है, यहूदी धर्म का त्यौहार। ठीक, और इस त्यौहार को यहूदियों का क्रिसमस कहा जाता है, यहूदियों का क्रिसमस। तो आपसे अगर पूछा जाए यहूदियों के क्रिसमस के नाम से किस त्यौहार को जाना जाता है, तो वो जाना जाता है हनुका फेस्टिवल। और आपसे पूछा जा सकता है हनुका फेस्टिवल निम्नलिखित में से किस धर्म का त्यौहार है, तो आप क्या कहेंगे, ये यहूदियों का त्यौहार है। ठीक है, जैसे क्रिसमस होता है हिंदुओं में, दीपावली होली होती है, मुसलमानों में ईद होता है, उसी तरह से यहूदियों में जो फेस्टिवल होता है इसका नाम क्या है, हनुका फेस्टिवल। तो इसको भी आप ध्यान रखें, हनुका फेस्टिवल। और यहूदी धर्म वाला जो देश है वो है इज़राइल, इज़राइल यहूदियों का देश है इज़राइल। ठीक है, तो इज़राइल में जो ज़्यादा आबादी है वो किसकी है, यहूदियों की है, उसके बाद वहाँ पर दूसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा आबादी मुसलमानों की है। चलिए अगला आज का जो क्वेश्चन है वो है छठा ब्रिक्स फिल्म फेस्टिवल। ध्यान रखिएगा, 6 नंबर पे आ गया, छठा ब्रिक्स फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसे मिला है,
बेस्ट एक्टर अवार्ड ब्रिक्स फिल्म फेस्टिवल में, ध्यान रखिएगा ब्रिक्स फिल्म फेस्टिवल। और इस ब्रिक्स में 5 देश आते हैं, कितने? 5। ब्रिक्स में 5 देश हैं, ब्रिक्स एक संगठन है 5 देशों का, वो मैं अभी आपको बताऊंगा। यहाँ मैं आपको पहले आंसर बता दूं इसका। तो इसमें बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है धनुष को, ठीक, धनुष को। अभी साउथ इंडिया के एक्टर हैं धनुष, और इनकी बहुत अच्छी मूवी अभी आई थी एक, असुरन। आप उस मूवी को ज़रूर देखें, असुरन। उसमें जो जातिवाद भारत के अंदर फैला हुआ है, उत्तर भारत में दक्षिण भारत दोनों में जातिवाद बहुत चरम पर है, तो उस जातिवाद के ऊपर इस फिल्म को बनाया गया है और बहुत ही बेहतरीन पिक्चर है, आपको वो देखनी चाहिए। और उसे देखने के बाद आपको पता चलेगा कि समाज में जिन जातियों को तथाकथित रूप से निम्न कहा जाता है, उनके ऊपर पहले कितने अत्याचार हुए हैं और आज भी कितने ज़्यादा अत्याचार उनके ऊपर हो रहे हैं। चाहे उनसे भेदभाव किया जाना हो, चाहे उनका जाति नाम लेकर उनको बुलाना हो, ठीक, उनका अपमान करना हो उनके जाति नाम लेके, आज भी ये लोग काफ़ी मात्रा में कर रहे हैं। और उच्च वर्ण के लोग ही ज़्यादा इस चीज़ को कर रहे हैं। और आज भी सरकार ने भले इस चीज़ को कह दिया हो कि संविधान बना के भी कह दिया कि आर्टिकल 15, आर्टिकल 16 इनके साथ कोई भी इस तरह का दुर्व्यवहार नहीं होगा, आर्टिकल 17 अस्पृश्यता का निवारण हो जाएगा, छुआछूत नहीं रहेगा, लेकिन आज भी ये समाज में मौजूद है। और शायद अगर इसी तरह चलता रहा तो समाज में हमेशा मौजूद रहेगा। इसको आप बड़ी मुश्किल से हटा पाएंगे। और मेरा अंदाज़ा तो ये कहता है कि ये समाज से हटना नामुमकिन है जब तक समाज इस तरह से पुरानी धारणाओं पर चलता रहेगा। चलिए कोई बात नहीं, ये तो एक सामाजिक विषय है और इस पर चर्चा हम बाद में भी कर सकते हैं, लेकिन आप ध्यान रखें धनुष की मूवी है असुरन, उसको आप जरूर देखें। असुरन मूवी का नाम क्या है? असुरन, ठीक है। और इनको बेस्ट एक्टर अवार्ड मिला था ब्रिक्स फिल्म फेस्टिवल में, बेस्ट एक्टर अवार्ड, 6ठा ब्रिक्स फिल्म फेस्टिवल हुआ था। अब ब्रिक्स क्या है वो देखिए, मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ एक बार। आपको वैसे पता होगा ब्रिक्स 5 देशों से मिलकर एक बनी हुई संस्था है, एक संगठन है जिसमें 5 देश पार्टिसिपेट करते हैं और इनके नाम इन्हीं अल्फ़ाबेट्स के नाम पर है। तो देखिए BRICS, तो B फॉर ब्राज़ील, R से रसिया, I फॉर इंडिया, C फॉर चाइना और S फॉर साउथ अफ्रीका। और ये सवाल बहुत बार एक पूछा गया है कि ब्रिक्स में सबसे अंत में कौन सा देश शामिल हुआ। तो ध्यान रखिए अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर से ही आप याद रख सकते हो। सबसे अंत में साउथ अफ्रीका शामिल हुआ, जिसने 2010 में इस संगठन की बैठक में हिस्सा लिया। हालांकि इसने 2009 में ही अप्लाई कर दिया था इसका सदस्य बनने के लिए, ठीक है, और 2010 में पहली बार हिस्सा लिया। तो साउथ अफ्रीका इस संगठन का आखिरी सदस्य, यानी सबसे अंत में जुड़ने वाला सदस्य कौन है? साउथ अफ्रीका। इस चीज़ को ध्यान रखें। पहले इसमें 4 ही हुआ करते थे, BRIC, जिसका नाम ब्रिक था। अब जब S जुड़ गया तो ब्रिक्स हो गया, ठीक है। तो ध्यान रखना ब्रिक्स 5 देशों का संगठन, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। हम एक और सीरीज लेकर आएंगे जिसमें हम विश्व की संस्थाओं के बारे में बात करेंगे, संगठनों के बारे में बात करेंगे। तो वहाँ पर हम इस ब्रिक्स को और डिटेल में देखेंगे, ठीक है, कि इसका निर्माण कब हुआ, ठीक, कौन से डिक्लेरेशन से ये ब्रिक्स बना। तो ये सारी चीज़ें हम वहाँ पर कवर करेंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आज का देखते हैं, 7वां क्वेश्चन होगा। अगला क्वेश्चन है CBIC के चेयरमैन कौन बने हैं? CBIC के नए चेयरमैन, चेयरपर्सन लिखिए, चेयरमैन लिखना सही नहीं है। कभी कभी जो अध्यक्ष होती हैं वो महिला भी होती हैं, तो हम इस वर्ड का यूज़ करते हैं चेयरमैन। तो मैन माने तो आदमी होता है, तो फिर महिला होगी तो चेयर वुमन यूज़ करना पड़ेगा। लेकिन आप अगर इस शब्द का प्रयोग करते हो तो ये जेंडर इक्वेलिटी को दर्शाता है, यानी ना हम चेयरमैन कहें और ना ही चेयर वुमन कहें, ठीक। हम क्या कहें? चेयर पर्सन। पर्सन तो मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है, मैन भी हो सकता है, वुमन भी हो सकती है। तो ये जेंडर इक्वेलिटी को दर्शाता है, जेंडर इक्वलिटी को दर्शाता है, इसीलिए हमें चेयरपर्सन शब्द का इस्तेमाल करना चाहिए, ठीक है। अध्यक्ष, अध्यक्षा, तो जैसे प्रेसिडेंट वर्ड है तो प्रेसिडेंट वर्ड तो आप यूज़ कर सकते हो, लेकिन फिर चेयरमैन कहेंगे तो वो ये कहीं ना कहीं पुरुष को दिखाता है, पितृ सत्तात्मक सत्ता के बारे में ज़्यादा बताता है, ठीक, और मात्र सत्तात्मकता कहीं पीछे चली जाती है। तो लेकिन अगर आप चेयरपर्सन यूज़ करेंगे तो ये जेंडर इक्वलिटी को दर्शाता है, लैंगिक समानता को दर्शाता है। तो हम लोग आदत डालें कि हम चेयरपर्सन शब्द का इस्तेमाल शुरू करें, ठीक है। चलिए, तो CBIC के नए चेयरमैन बने हैं विवेक जौहरी। क्या नाम है? विवेक जौहरी। और इसकी जो फुल फॉर्म है CBIC है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस
एंड कस्टम्स, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम, CBIC, आई से इनडायरेक्ट टैक्सेस, इस तरह। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत का एकमात्र प्रमाणित कीवी फल किस राज्य का है? मिटा देता हूं इसको मैं। भारत का एकमात्र प्रमाणित जैविक कीवी फल, कीवी फल आपने देखा होगा, कीवी फल आपने सुना होगा, वो अब मार्केट में जाएंगे एक अलग से ही पीस रखा रहता है कीवी का। डेंगू वगैरह में ज़्यादा यूज़ होता है, शरीर के अंदर एनर्जी को ज़्यादा बढ़ाता है कीवी। ठीक, एंटीबॉडीज़ पैदा करता है कीवी फल। तो कीवी फल एकमात्र, भारत का एकमात्र प्रमाणित जैविक कीवी फल यानी सर्टिफाइड ऑर्गेनिक कीवी फ्रूट। ठीक, कीवी, ये किस राज्य ने किया है? तो आपको ध्यान रखना है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश ने इसको सर्टिफाइड किया है, जैविक रूप से उगाया गया है इस कीवी को। तो इस राज्य का नाम याद रखना कि अगर आपसे पूछे भारत का एकमात्र राज्य जिसने प्रमाणित जैविक कीवी फल को उगाया है तो उसका नाम क्या है? अरुणाचल प्रदेश। ठीक, जैविक रूप से इसको उगाया गया है, किसी भी तरह के खाद इत्यादि का प्रयोग नहीं किया गया, केवल जैविक खाद का प्रयोग किया गया है, जैविक रूप से इसको उगाया गया है। अगला क्वेश्चन है, विश्व का पहला तैरता हुआ शहर कौन से देश में बनाया जाएगा? विश्व का नंबर आप डाल लीजिएगा। विश्व का पहला तैरता हुआ शहर, तो ध्यान रखिएगा ये दक्षिण कोरिया में बनाया जाएगा। विश्व का पहला तैरता हुआ शहर दक्षिण कोरिया में बनाया जाएगा। इस पर इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, हाल फिलहाल के एग्जामों में ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। विश्व का पहला तैरता हुआ शहर दक्षिण कोरिया में बनाया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ट्विटर के नए CEO कौन बने हैं? हालांकि ये क्वेश्चन पुराना हो चुका है, आप सबको इसका आंसर भी मालूम होगा, लेकिन तब भी ट्विटर न्यूज़ में बना हुआ है लगातार। आज ही की न्यूज़ है, एलन मस्क ने ट्विटर को खरीदने से इनकार कर दिया है। हालांकि उन्होंने पहले डील की थी, हम ट्विटर खरीदेंगे, $44 बिलियन के आसपास की डील थी, लेकिन उसके बाद उन्होंने कहा कि ट्विटर हमें सही जानकारी नहीं दे रहा है कि उसमें कितने फर्जी अकाउंट्स हैं, कितने फेक अकाउंट्स हैं, इस कारण अब मैं ट्विटर को नहीं खरीद सकता। आज ही की ये न्यूज़ है और इससे बड़ा फ़ायदा हुआ है एलन मस्क को। उनके शेयर तो ऊपर चले गए, लेकिन जैसे ही उन्होंने ट्विटर को खरीदने की घोषणा की थी, ट्विटर के शेयर नीचे चले गए। ठीक है, तो ट्विटर को नुकसान पहुंचा गया एलन मस्क अपनी घोषणा से, ना ही खरीदा और ट्विटर के भी शेयर नीचे की तरफ चले गए। हालांकि अब एलन मस्क ने कहा है कि वो ट्विटर नहीं खरीदेंगे, तो हो सकता है कि ट्विटर के शेयर ऊपर की तरफ आएँ, ट्विटर थोड़ा फ़ायदे में आएगा। ठीक, इसका कारण क्या है कि उनके खरीदने मात्र से, उनके घोषणा मात्र से ट्विटर के शेयर नीचे चले गए। एक्चुअली जो एलन मस्क हैं वो इस बात के समर्थक नहीं है कि लोगों को बोलने की ज़्यादा आज़ादी दी जाए। कहने का मतलब उनका कहना है कि इस पर प्रतिबंध लगना चाहिए, लोगों को हिसाब से बोलना चाहिए, कहीं भी कुछ भी मुंह में आया वो नहीं बोल देना चाहिए। हालांकि एक हद तक तो वो ठीक भी हैं, लेकिन इससे जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है, जिसके बारे में हमारे संविधान में भी लिखा हुआ है और दुनिया भर में जो लोकतांत्रिक देश हैं वो फ्रीडम ऑफ स्पीच के बारे में बात करते रहते हैं। हालांकि जहाँ पर तानाशाही है, जहाँ पर राजतंत्र है, वहाँ पर फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं होती, लेकिन लोकतांत्रिक देशों में होती है। और इसी में फ्रीडम ऑफ स्पीच को अगर ट्विटर अगर बंद करेगा तो फिर लोग अपनी बात रखेंगे कहाँ? तो ट्विटर एक प्लेटफॉर्म देता है लोगों को कि वो आकर अपनी बात रख सकें। ठीक है, तो अब हो सकता है ट्विटर में थोड़ा सुधार आए, लेकिन हमें ध्यान क्या रखना है, ट्विटर के CEO कौन बने हैं? तो ध्यान रखना है भारतीय मूल के हैं, पराग अग्रवाल। पराग अग्रवाल जब बने थे तो काफ़ी न्यूज में रहे, पराग अग्रवाल, तो नाम ध्यान रखिएगा, ट्विटर के CEO बने पराग अग्रवाल। अगला क्वेश्चन है, भारत में 10,000 व्हाइट लेबल ATM किस बैंक के द्वारा लगाए गए हैं? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 10,000 व्हाइट लेबल ATM, 10,000 ATM आप सिंपल समझिए, 10,000 ATM ये लगाए हैं इंडिया वन पेमेंट बैंक ने। इस बैंक का नाम है इंडिया वन पेमेंट बैंक। अब देखिए, अपने कस्बे में भी आप, बीसलपुर में भी आप देख सकते हैं कि इंडिया
वन पेमेंट के 3-4 एटीएम लगे हुए हैं। सोचिए, एक छोटे टाउन में भी इसके 3-4 एटीएम हैं, और ऑल इंडिया इसने लगभग कितने बना दिए हैं? 10,000 वाइट लेबल एटीएम। ठीक है, 10,000 मतलब संख्या ज़्यादा होगी तो और जो बैंक है उन पर थोड़ा लोड कम हो जाएगा, नहीं तो SBI, PNB, ICICI, HDFC इनके एटीएम्स के आगे लाइन लगी रहती है। तो इसने एक साथ कितने खोल दिए? 10,000 वाइट लेबल एटीएम खोल दिए। किसी भी कार्ड से जाके आप वहाँ से रुपए निकाल सकते हैं। इंडिया वन पेमेंट बैंक ने खोले हैं 10,000 वाइट लेबल एटीएम। इंडिया वन पेमेंट ने, किसने? इंडिया वन पेमेंट। ये नाम याद रखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उल्टा क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, इंडिया वन पेमेंट के द्वारा भारत में कितने वाइट लेबल एटीएम खोले गए हैं? तो संख्या आपको देगा 10,000। कितने? 10,000। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है G20 ट्रोइका में कौन से देश शामिल हैं? G20 ट्रोइका, देखिए G20 ट्रोइका में कौन से देश शामिल हैं, आपसे ये पूछ रहा है। तो देखिए इसमें हमें लिखना आखिर क्या है, इसमें है कि कौन से 3 यानी 2021, 2022 और 2023 में जहाँ जहाँ G20 देशों का सम्मेलन होगा उन देशों को G20 ट्रोइका में शामिल कर दिया गया। देखिए 2021 1, 2022 2, 2023 3, और ये 3 देश हैं, 21, 22, 23 में 3 अलग अलग देशों में होगा और इनको G20 ट्रोइका का नाम दिया गया है। ट्रोइका का मतलब 3 से समझिए आप, कितने से? 3 से। तो 2021 में G20 का सम्मेलन इटली में, 2022 में इंडोनेशिया में, और 2023 में भारत में होगा, इंडिया में होगा। ठीक, भारत में होगा। आप इंडिया यहाँ पर लिख लें, इंडिया, तो याद करना आसान हो जाएगा। इटली, इंडिया, इटली, इंडोनेशिया, इंडिया, 2021, 22, 23 याद भी रखने में आसानी है। 1, 2, 3 लास्ट में आएगा। और G20 ट्रोइका, ट्रोइका का मतलब भी क्या होता है? 3 होता है। तो G20 ट्रोइका में कौन सा देश शामिल नहीं है? सवाल इस तरह से आ सकता है। तो हमें पता है 3 कौन से शामिल हैं, इटली, इंडोनेशिया और भारत। 2021, 22, 23 में यहाँ इनकी बैठक होगी। G20 एक संगठन है 20 देशों का, हालांकि इसमें देशों की संख्या 20 से ज़्यादा भी हो सकती है, आगे देश अगर बढ़ाना चाहें तो। इसमें कई ऐसे देश भी हिस्सा लेते हैं जो इसके सदस्य नहीं हैं, ऑब्जर्वर के रूप में हिस्सा लेते हैं, पर्यवेक्षक के रूप में हिस्सा लेते हैं, लेकिन सदस्य देशों की संख्या कितनी है? 20, इसीलिए इसका नाम है G20। इसके अलावा एक संगठन आपने और सुना होगा, G7। G7 अभी हाल ही में उसकी बैठक हुई थी जिसमें इंडिया को गेस्ट के रूप में बुलाया गया था। इसमें 7 देश हैं, लेकिन 7 से ज़्यादा देश हिस्सा ले सकते हैं, जिनको ये G7 देश चाहें बुलावा दे सकते हैं, ध्यान रखिएगा। G7 और G7 में 7 देश हैं जो दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्था में से एक हैं। ये 7 देश हैं, USA, कनाडा। देखिए यहाँ सवाल क्या पूछेगा आपसे, मैं आपको बता दूं, कनाडा, इसके अलावा UK, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, जर्मनी और जापान। आपसे सवाल ये पूछा जाएगा G7 में कौन सा देश एशिया का है, यानी G7 में शामिल, G7 के सदस्य देशों में कौन सा देश एशिया से आता है, यानी कौन सा एशियाई देश इसमें शामिल है? ध्यान रखिएगा, जापान एशियाई देश है, लेकिन किस में शामिल है? G7 में शामिल है। इस बात को आप याद रखें। ये 7 सदस्य G7 के सदस्य हैं और बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था वाले देश हैं, बहुत विकसित देश हैं ये सब। ठीक है, जापान भी है, और जापान अभी हाल फिलहाल में न्यूज़ में है। यहाँ के पूर्व PM शिंजो आबे की हत्या कर दी गई, अभी गोली मारकर, आपने 8 जुलाई को। ठीक है, शिंजो आबे अभी न्यूज़ में है, तो ध्यान रखिएगा। और ये पूर्व PM थे। ठीक, जो वर्तमान में PM है उनका नाम भी याद रखिए। वर्तमान PM है फूमियो किशिदा। ठीक, ये वर्तमान में अभी PM है जापान के, इस चीज़ को आप याद रखिएगा। जापान न्यूज़ में है तो वहाँ के प्रधानमंत्री का नाम आपसे पूछा जा सकता है। ठीक, चलिए, राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस, तो ध्यान रखिएगा 2 दिसंबर। कब? 2 दिसंबर। और ख़ास बात यह है कि ये मनाया 2 दिसंबर को ही क्यों जाता है, तो आपको ध्यान रखना है 2-3 दिसंबर
1984 को भारत में एक बड़ी भयावह घटना हुई भोपाल के अंदर, जिसको भोपाल गैस त्रासदी कहा जाता है। भोपाल गैस त्रासदी कहा जाता है। यहाँ एक कंपनी थी यूनियन कार्बाइड। यूनियन कार्बाइड, ये वहाँ एक फैक्ट्री का नाम, एक कंपनी का नाम है। इस यूनियन कार्बाइड में रात के समय लगभग 10-11 बजे के आसपास 2 दिसंबर को गैस लीक हुई। ठीक, गैस का लीकेज हुआ, रिसाव हुआ। ठीक, रिसाव कह सकते हैं हम लोग, रिसाव हुआ। एग्ज़ाम में सवाल यही पूछा जाता है कि यूनियन कार्बाइड से जो ये भोपाल गैस त्रासदी हुई है, कौन सी गैस का रिसाव हुआ था? तो गैस थी मिथाइल आइसोसाइनेट। इसको MIC भी कहा जाता है, मिथाइल आइसोसाइनेट। मिथाइल आइसोसाइनेट, MIC भी इसको कहते हैं। लेकिन इसका अगर फॉर्मूला आपसे रासायनिक सूत्र पूछ दे मिथाइल आइसोसाइनेट का, तो CS3NC। ठीक, साइनेट को CN कहते हैं, साइनेट को CN कहते हैं, लेकिन जब आइसो हो जाएगा आइसोसाइनेट तो इसको NC कहेंगे। ठीक है, तो मिथाइल CS3 और यहाँ पर NC, CS3NC। MIC मिथाइल आइसोसाइनेट का रिसाव हुआ था और जिससे कई लोग मर गए थे। वहाँ आसपास रहने वाले जितने लोग थे उन सबको प्रभावित किया इस गैस ने, और बहुत जहरीली गैस होती है, तो ध्यान रखिएगा। 2-3 दिसंबर 1984 को घटना हुई, इसीलिए 2 दिसंबर को राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस मनाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जगन्ना विद्या दीवेना, जगन्ना विद्या दीवेना ये एक योजना है। आपसे पूछा जाएगा ये योजना कौन से राज्य के द्वारा चलाई जा रही है। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जगन्ना विद्या दीवेना स्कीम है, ये एक योजना है जिसे आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है। कौन चला रहा है इसको? आंध्र प्रदेश सरकार। ठीक है, और ये शिक्षा सहायता के लिए एक योजना है ताकि लोगों को शिक्षा प्रदान की जा सके। शिक्षा सहायता की योजना जगन्ना विद्या दीवेना आंध्र प्रदेश के द्वारा चलाई जा रही है। और ध्यान रखना है आंध्र प्रदेश में 13 जिले बने हैं नए, और पहले से कितने जिले थे? 13। ये पुराने थे, पहले से नए कितने बने? 13। तो टोटल आंध्र प्रदेश में कितने जिले हो गए? 26। इस चीज़ को भी आप याद रखना। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही, और अगले वीडियो में फिर से हम कुछ नई न्यूज़ के साथ आएंगे जो हमारे एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट होंगी। थैंक यू वेरी मच।